धीरे धीरे सेबी क्या कर रहा है, एसएमई को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मेन बोर्ड की तरफ लेके जा रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज नथिंग बट मैं मेरे बिजनेस से कितना पैसा बना रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनीज अगर एसएमई एक्सचेंज में रहता है और देयर आर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो अगर मेन बोर्ड में माइग्रेट होना चाहता है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। प्रॉफिट कोई कंपनी का बहुत बड़ा हो सकता है, उस कंपनी का कैश फ्लो जीरो या नेगेटिव हो सकता है, which is not a good sign of that particular company। इसका मतलब आप अपना कैश अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। अपसाइड अच्छा लगता है, ऊपर जाना अच्छा लगता है, जब मार्केट नीचे जाता है तब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये एसएमई में सबसे ज्यादा होता है। मैं एनएससी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। इन द हेडिंग ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज प्रॉमिसिंग एवेन्यू ऑफ फंड रेजिंग फॉर एसएमईज एंड स्टार्टअप्स emerge in NSE emerge। NSE emerge is basically a dedicated platform है for NSE SMEs। NSE is the world's largest derivative exchange for the fifth consecutive year, ranks third in the equity segment in the world in terms of number of trades, received 20 billions of messages and 285 million trade on trading days। 5.24 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इज अ मार्केट कैप। ये मार्केट कैप हर 3:30 बजे वीकडेज में चेंज होता रहता है एनएससी में, तो दिस इज एज ऑन yesterday। Then NSE's various products है। NSE one of the largest multi-asset exchange globally। Then this is very important and this is where I am। What is NSE Emerge? NSE Emerge is a dedicated platform for SME exchange के लिए है, which is started in the year 2012। इट इज रेगुलेटेड बाय, हाईली रेगुलेटेड बाय सेबी, और इस ये एक सेपरेट सेगमेंट है। सेम ट्रेडिंग टर्मिनल, सेम ट्रेडिंग मेंबर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स। कंपनीज लिस्टेड हुए हैं 587, मतलब 2012 से लेके अभी तक 587 कंपनी लिस्टेड हो चुके हैं। कितना कंपनी ने उसने पैसा उठाया है? 15,639 सीआर। और उस 15,639 का वैल्यू क्या है आज के तारीख में? 2 लाख करोड़। तो आप आराम से ये कर सकते हो कि कितना मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर इसमें बने हैं। एवरेज फंड साइज which is nothing but 15,639 divided by 587, 26.64 crores। and companies migrated to main board is 141। इसमें मैं थोड़ा एक टाइम स्पेंड करूंगा। व्हाट इज द कंपनीज माइग्रेटेड टू मेन बोर्ड? हम लोग के इधर पे दो तरफ से एक्सचेंज है, एक है एसएमई और एक है मेन बोर्ड। तो कंपनीज अगर एसएमई एक्सचेंज में रहता है और देर आर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो अगर मेन बोर्ड में माइग्रेट होना चाहता है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। देर आर 3 बेसिक क्राइटेरिया दैट द कंपनी हैज टू फुलफिल। 3 साल एसएमई एक्सचेंज में रहना पड़ेगा। उस कंपनी का नेटवर्थ विच इज बेसिकली शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व 75 सीआर होना चाहिए। और नंबर थर्ड, उसका 1000 पब्लिक शेयर होल्डर होना है। सो इट्स बेसिकली 75, 3 years एंड 1000 शेयर होल्डर्स। अगर ये 3 होते हैं, कंपनी माइग्रेट हो सकते हैं मेन बोर्ड में, एंड इट इज प्योरली ऑप्शनल। नाउ हु कैन लिस्ट एनएससी एमर्ज? इशूअर्स पोस्ट इशू शेयर कैपिटल विद इन 10 to 25 सीआर में है तो ही हैज गिवन अ opportunity to list either SME or main board। less than 10 crore then it is SME only। now very important, NSE eligibility criteria, 3 years operational history है। मैं जितना कंपनी से मिल चुका हूं लास्ट 1 ईयर में, मोस्टली कंपनी प्रोप्राइटरशिप फार्म है। इस प्रोप्राइटरशिप फार्म बाद में आपको पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद आपको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है, कंपनी जनरली 5 या 6 महीना पहले भी कन्वर्ट होते हैं, बट अपना जो रेगुलेटरी टीम है वो बोलते हैं कम से कम 1 से 1.5 साल होना चाहिए मिनिमम अगर कोई कन्वर्ट होता है। क्योंकि अगर 3 महीना पहले या 4 महीना पहले कोई कन्वर्ट होता है और उसके बाद अगर वो आता है, उसका 1 साल का फिनेंशियल्स हमको नहीं मिलता है। अगर 1 साल का फिनेंशियल्स नहीं मिलते हैं तो हमको कंपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। एज पर लॉ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड लॉ। लॉ को भी ऊपर कुछ होता है
विच सम उसको बेसिकली रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो वो हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का आप कन्वर्ट होने के बाद आइए, चाहे वो पार्टनरशिप से हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप से हो या एलएलपी से हो। मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको एबिटा भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये 1 CR होना चाहिए, ये 2 आउट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। ये सेबी का रिक्वायरमेंट है, दैट हैज कम फ्रॉम 18th December ऑनवर्ड्स फ्रॉम सेबीज बोर्ड मीटिंग। सो ये है, सो दिस आर ऑल एंड, इसमें कोई और नहीं है। पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ का मालूम मैं फिर से बोल देता हूं, इट्स बेसिकली शेयर कैपिटल प्लस आपका प्रॉफिट। इसका मतलब है कंपनी का जो वैल्यू आज के तारीख में है वो कितना है, उसका शेयर कैपिटल प्लस उसका प्रॉफिट, और ये जनरली पॉजिटिव ही होता है। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये नहीं चलेगा। लास्ट वन इज बेसिकली, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड भी है, एनएससी का सर्कुलर में मेरा नाम भी है जो आया था। दिस इज लिटिल बिट टेक्निकल है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, उसके बारे में सब्सिक्वेंट स्लाइड्स भी है, ये थोड़ा टेक्निकल है। ये 2 आउट ऑफ 3 ईयर्स है। तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इज नथिंग बट जो कैश फ्लो रहते हैं कंपनी का, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है, जो बेसिकली मालिक के लिए अवेलेबल है, वो अगर पॉजिटिव है इन 2 आउट ऑफ 3 ईयर्स, वो अगर फिर कंपनी इज एलिजिबल फॉर लिस्टिंग। ये एनएससी का खुद का क्राइटेरिया है, ये सेबी का क्राइटेरिया नहीं है। सेबी का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया अभी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, एंड दीज आर ऑल एंड। तो ये 4 एक साथ होना चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है, जो मिडिल वाला कॉलम है, वो बेसिकली अभी एग्जिस्टिंग है, और जो राइट वाला है जो ग्रीन है, जानबूझ के ग्रीन रखा गया है, वो आने वाला है, ये आ चुका है ऑलरेडी। मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि वो पहले कुछ नहीं था, वो सिर्फ पॉजिटिव था, बट अभी ये 1 CR हो गया है, 1 करोड़ हो गया है इन 2 आउट ऑफ 3 ईयर्स। ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, ये जब प्रोमोटर सिर्फ अपना वाला शेयर बेचता है, पब्लिक के लिए जनरली अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ शेयर बेच के वो पैसा ले लेता है, वो पहले उसको ऊपर कोई कैप नहीं था, बट उसको ऊपर अभी कैप आ गया है। 20% होना चाहिए, 20% से ज्यादा इशू साइज का ऊपर नहीं होगा। अगर 50 करोड़ का इशू है, इसका मतलब 20% होता है 10 करोड़, उससे ज्यादा ऑफर फॉर सेल नहीं हो सकता है। और जो शेयर होल्डर्स है, इसका मतलब प्रोमोटर, वो मोर देन 50% ऑफ देयर होल्डिंग नहीं हो सकता है। एक कहावत है, स्किन इन द गेम, इसका मतलब प्रोमोटर कितना इंटरेस्टेड है अपना बिजनेस में, तो फॉर दैट ये 50% वाला क्राइटेरिया लगाया गया है। लॉक इन पीरियड ऑफ प्रोमोटर्स होल्डिंग, ये बेसिकली पहले था 100% फॉर 1 ईयर, देन 80% फॉर 2 ईयर्स, एंड देन रिमेनिंग 20% आफ्टर 3 ईयर्स। ये लॉक इन पीरियड, अभी होल्डिंग पीरियड इन एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा, दैट कॉल एमपीसी। उसका एक्सेस में अगर कुछ है, अगर वो कुछ है, तो वो अगर प्रोमोटर निकाल सकता है, तो कैसे निकलेगा? फर्स्ट इज 50%, पहले 100% था, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन, ये सब सेबी का रूल्स में आया है। तो फर्स्ट लॉक इन इज 50% प्रोमोटर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ एमपीसी शैल बी रिलीज्ड आफ्टर 1 ईयर, और उसके बाद 50% है इन एक्सेस ऑफ 2 ईयर्स। सो इसका मतलब है कि 3 साल आपको बेसिकली आप नहीं निकाल सकते हो पूरा 100% इन एक्सेस ऑफ एमपीसी। एमपीसी आपको हमेशा रख के जाना है, विच इज बेसिकली मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रोमोटर को जो शेयर होल्डिंग है। सेग्रीगेशन ऑफ बिग एनआईआईज एंड स्मॉल एनआईआईज। एनआईआई स्टैंड्स फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, उसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो वो नो सेग्रीगेशंस नहीं है इसमें, बट इसमें है एलोकेशन मेथोडोलॉजी सेम होगा फॉर एसएमई आईपोज एज वेल एज मेन बोर्ड। ये एक है कि ये मैं लास्ट 1 साल से देखता आ रहा हूँ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जब भी हम कुछ आईपीओ लॉन्च करते हैं, जो हमारा मदर डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर रेगुलेटरी काम करता है, मैं बीडी से हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट, रेगुलेटरी टीम एकदम अलग है, वो कभी भी आपको सामने नहीं आएंगे, वो उसका काम ही है सामने नहीं आना, लेकिन सब काम वही करते हैं, वही अप्रूवल देते हैं। तो वो जो बोलते हैं कि पहले था ये 25% ऑफ द इशू साइज,
मतलब अगर आपने 100 करोड़ का इशू लाया है तो मैक्सिमम 25 करोड़ आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब आपने एलोकेट नहीं कर पा रहे हो अपना वर्किंग कैपिटल के लिए कितना, आपका कैपेक्स के लिए कितना, अगर ये आप एलोकेट नहीं कर पा रहे हो, सिमिलरली अनएलोकेटेड जो चीज है इसको हम बोलते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वो 25% था, इसको ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गया है बहुत बड़ा, अभी हो गया है द अमाउंट ऑफ द जीसीपी शुड बी कैप 15% सब्जेक्ट टू 10 करोड़। इसका मतलब है सिंपल, 15% तो है ही, मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकता है, बट दैट 10 करोड़ शुड नॉट गो बियॉन्ड 15%, as simple as that. It's a basically minimum of 15% and 10 CR whichever is lower. Restriction on repayment of loan, मैं just अभी बात कर रहा था, ये restrictions बहुत बड़ा है कि प्रोमोटर का, अगर कोई प्रोमोटर ने लोन लिया है, मतलब मालिक ने कुछ लोन दिया है कंपनी को, वो लोन हम रीपे कर सकते हैं क्या अपना आईपीओ मनी से। पहले जो है मिडिल वाले में नन है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट अभी रेस्ट्रिक्शंस उसमें आ गया है कि इट शैल नॉट बी परमिटेड। तो इसका मतलब अगर आपने कुछ लोन कंपनी को दिया है, आप उस आईपीओ के पैसे से अपना लोन चुकाना नहीं पाओगे, तो फिर आप आईपीओ नहीं लेके आने पाओगे। अगर बैंक लोन है तो होगा, अगर प्रोमोटर लोन है तो नहीं होगा। पब्लिक डिस्क्लोजर, बहुत सारे वीडियोस आते हैं एसएमई के बारे में, मैं बताऊंगा उसके बारे में विस्तारित से बात करूंगा ये क्यों आया है। पहले कुछ नहीं था, नन है, अभी 21 डेज विंडो दिया गया है, तो जो भी प्रोस्पेक्टस या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट जो जनरली इन समरी टॉक्स अबाउट कंपनीज के बारे में, जनरली 300 से लेके 500 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक उतनी अच्छी तरह से पढ़ता नहीं है, इसीलिए लोग यूट्यूब में तरीके तरीके से वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आपको उसमें एतराज है, वो पब्लिक के लिए कमेंट के लिए छोड़ा जाएगा 21 डेज के लिए। ये मेन बोर्ड के लिए पहले था, अभी सेबी ने इसको एसएमए के लिए भी कर दिया है। सो दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेज। और इसमें एक चीज होगा, जो लोग यूट्यूब में डालते हैं वीडियो वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि 21 डेज तक आपको दिया गया है कि आप 21 डेज तक क्या कर रहे थे, कि उसके बाद भी अगर बोलोगे तो फिर कोई महत्व नहीं रखता है। फिर रिलेटेड, फिर पेड अप कैपिटल, कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल, पीयूसी स्टैंड्स फॉर पेड अप कैपिटल ऑफ ग्रेटर देन 25 करोड़ नीड टू बी ऑन अ मेन बोर्ड ओनली। अभी क्या होता है कि अगर 25 सीआर का मेरा ऊपर हो गया तो मेरे को मेन बोर्ड में जाना ही पड़ेगा, बट अभी क्या दिया है कि अगर मैं फर्दर फंड रेज को कुछ करना चाहता हूं, फर्दर इशू ऑफ एमएसएमई कंपनीज टू बी परमिटेड विदाउट माइग्रेशन टू मेन बोर्ड सब्जेक्ट टू issuer undertaking compliance of the provision of SEBI ICDR regulation is applicable to the companies listed to the board. Related party transaction, related party transaction जो भी होते हैं हमको उसको बोलना पड़ता है। ये जनरली मेन बोर्ड में ज्यादा चलता है, क्योंकि काका भतीजा मामा मामी भैया भाभी इसके साथ जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं जनरली वो आर्म्स लेंथ में होना चाहिए। तो सेम चीज अभी एसएमई में आ गया है, तो उसको बेसिकली मैंने शॉर्ट में उसमें आरपीटी रखा है। द आरपीटी शुड बी एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटीज ऑन मेन बोर्ड, जैसे मैंने बताया, टू बी एक्सटेंडेड टू द एसएमई ऑल्सो। द थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10% ऑफ द एनुअल कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू और 50 सीआर विच एवर इज लोअर। इसका मतलब है कि 50 सीआर तक अगर आपको हो जाता है तो आपको ऊपर हो जाता है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर 50 सीआर तक है तो नहीं है, बट वो 50 सीआर आपको ख्याल रखना चाहिए कि 10% ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहले ये सब चीज नहीं था, पहले ये मेन बोर्ड में था। तो धीरे धीरे सेबी क्या कर रहा है, एसएमई को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मेन बोर्ड की तरफ लेके जा रहा है। एफसी के बारे में मैंने जिक्र किया था इधर मेरा लास्ट पॉइंट में। तो जनरली कैलकुलेशंस है इधर में, अधिकतर लोग जो प्रोमोटर हैं या कंसल्टेंट्स हैं ये जनरली सीए या सीएस के ऊपर हेल्प लेते हैं। तो फॉर देम एनएससी जो सर्कुलर आया है 22 ऑफ अगस्त 24 में, इसको ऊपर ये डिटेल्स दिया गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कैलकुलेशन दिया गया है ये एनएससी सर्कुलर में है, हमने जस्ट इसको ही लाके इधर खड़ा कर दिया है टू अंडरस्टैंड कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है क्या।
तो फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट में रखा है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का फॉर्मूला। क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस नेट बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? जो भी लोग इधर में इससे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है, मैं फॉर्मूला में बाद में आता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज नथिंग बट मैं मेरे बिजनेस से कितना पैसा बना रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नंबर अगर नेगेटिव है तो आगे कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बट करेगा, बट टेक्निकली कर सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अगर नेगेटिव है तो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं है। मैं प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैश फ्लो के बारे में बात कर रहा हूं। प्रॉफिट कोई कंपनी का बहुत बड़ा हो सकता है, उस कंपनी का कैश फ्लो जीरो या नेगेटिव हो सकता है, विच इज नॉट अ गुड साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। इसका मतलब आप अपना कैश अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ये है क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन? कौन सा खेत का मूल्य? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नथिंग बट आपका जो प्रॉफिट होता है उसके बाद आपका जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर रहता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, बाकी कोई एक्सपेंडिचर हो गया, कोई प्रोविजंस हो गया, जो कैश से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम उसको ऐड बैक कर देते हैं। और जो भी इनकम है जो आपने अभी तक कैश में रियलाइज नहीं किया है, उसको हम घटा देते हैं। वो करने के बाद हम इसके साथ आपका वर्किंग कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग उसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करते हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, मेरा क्या रिसीवेबल है, कितना पेएबल्स है, मेरा इन्वेंट्री में कितना पैसा फंसा है, सब कुछ। ये करने के बाद एक नंबर आता है। उसके बाद वो नंबर अगर पॉजिटिव आता है, उसके ऊपर हम टैक्स पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट का, अपना इनकम टैक्स, कंपनी का। उसके बाद जो नंबर आता है दैट इज नथिंग बट सीएफओ। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। यही नंबर बेसिकली इसमें दिया गया है। ये स्लाइड छोटा है क्योंकि मैं उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। आज के बाद सभी लोग अगर कोई भी एनुअल रिपोर्ट, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई भी एनुअल रिपोर्ट में जाइए, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम मिलेगा। चाहे लाइन आइटम ज्यादा हो बट कम हो, रिलायंस का लाइन आइटम बहुत बड़ा होगा, चाहे एक पेज हो सकता है, वैसे इंफोसिस का लाइन आइटम बहुत कम हो सकता है, कोई एसएमई कंपनीज जो लिस्ट हुआ है उसका लाइन आइटम बहुत कम हो सकता है, बट फॉर्मूला, कैलकुलेशंस एंड फंडा सेम रहेगा, एकदम सेम टू सेम। और उसके बाद हमने बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट आप अपना कुछ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए क्या कर सकते हो। कुछ लैंड आपने लिया है, लैंड के साथ कुछ बिल्डिंग लिया है, कुछ मशीन्स लिए हैं, तो इस प्योरली आपका जो एक्सपेंशन है, बिजनेस एक्सपेंशन है। इधर में जो बिजनेसमैन बैठे हैं वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये कैपेक्स क्या है, उसको हम लोग नाम देते हैं, विच इज बेसिकली एंड ऑफ द डे हम इसको बोल सकते हैं मोटा मोटी तरीके से फिक्स एसेट्स, ठीक है। बट फिक्स एसेट से थोड़ा ऊपर जाता है तो इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर दिए हैं। अगर आप उसका ऊपर कुछ कर रहे हो तो देन उसके बाद एक चीज हमको बोला गया है, नेट बोरोइंग। अब क्या है, जो भी कंपनी बोरो करता है, जो भी कंपनी बोरो करता है, चाहे वो प्रोमोटर से बोरो करे, बैंक से बोरो करे, किससे भी बोरो करे, उसमें हक हमेशा कंपनी का ओनर का रहता है। कंपनी का ओनर का रहता है, इसलिए ऐड हो रहा है। ये फर्स्ट चीज जो ऐड हो रहा है, सब चीज डिडक्ट हो रहा है, यही एक ही लौता चीज है जो ऐड हो रहा है, ये बोरिंग्स है, ये बैंक बोरिंग्स है। ये अपना वर्किंग कैपिटल के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है। ये मैं इस फॉर्मूला को सिर्फ एक एक तरीके से तोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा नाम भी है सर्कुलर में, सो आई वाज पार्ट ऑफ इट। कंपनी हमने कम से कम 100 कंपनी का रिसर्च किया है, 4 बार वेरियस फॉर्मूला से, मतलब 400 बार ये आइटरेशन हो चुका है, उसके बाद ये फॉर्मूला आया है और उसके बाद हमने डाला है एसएमई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इसके बाद जैसे मैंने अभी बताया, नेट बोरिंग्स का नीचे एकदम फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब जो आप मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हो, जनरली ये आप टर्म लोन के लिए लेते हो, जो भी है। उसके बाद आपका कोई रिपेमेंट हो रहा है, और उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन ले लिए, जो भी ले लिए, एंड देन रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अगर कुछ हो गया तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिर से हमने तोड़ा है इधर, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट
एंड उसके बाद अगर कुछ सेल्स हो रहा है, कुछ कैपिटल एडवांसेस हैं आपके, तो वो एड बैक हो रहा है। वो मैंने बेसिकली एक टेबल में डाल दिया है कि जैसे टेबुलर प्रेजेंटेशंस है, ये टेबल में है कि अल्टीमेटली कैसे ये कैलकुलेशंस होते रहे हैं। एंड फॉर दिस, फॉर एग्जांपल, दिस कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है, दैट इज इन पॉजिटिव, so this will be eligible, but this is only for 1 year. When can a company list in NSE emerge? NSE emerge बेसिकली क्यों आते हैं कंपनी? एक बेसिकली एक स्टार्टअप होता है जो कंपनी खुद का सेविंग्स के लिए जाता है, खुद का प्रोमोटर के लिए जाता है। उसके बाद कंपनी अर्ली स्टेज में जाता है। अर्ली स्टेज जब बेसिकली गवर्नमेंट का कैपिटल मिलता है, एंजल का मिलते हैं, और उसके बाद अगर कंपनी ग्रोइंग फेज में है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को सुबह से मिले, कल भी मिले कि मैं क्या एलिजिबल हूं, फिर मैं लोगों को बोलता हूं कि आइदर आप पहले से में हो या आप सेकंड में हो। और तभी मैंने बहुत लोग को बोला है कि एक बार मेरा प्रेजेंटेशन है, तब आप आ जाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जगह में आप हो। अगर वो ग्रोइंग है तो उस ग्रोइंग में फिर आपका ये एनएससी आ जाता है। जैसे ही एनएससी आता है तो सब आपका वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, जो नाम हम सुनते रहते हैं, वो सब लोग निकल जाते हैं या कोई रह भी सकते हैं। एंड देन अगर आप एसएमई से ऊपर जाना चाहते हो, देन लार्ज कंपनी। मैंने एक स्लाइड में बोला है माइग्रेशन टू द लार्ज कंपनी, एग्जैक्टली वही चीज है वो लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी दो तरफ से बन सकते हो, एसएमई से आके या डायरेक्ट लिस्टिंग करा के। अगर आपका फंड रिक्वायरमेंट मोर देन 100 सीआर है, 200 सीआर है, तो आप जैसे बड़े कंपनी बन सकते हो, जैसे रिलायंस इन्फोसिस है। क्या है कंप्लायंसेस मेन बोर्ड का और एसएमई का? पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 10 सीआर, मैंने उधर ही बोला था। पॉजिटिव नेटवर्थ फॉर 3 इयर्स, देन मिनिमम 400 को इशू इफ नेटवर्थ इज नेगेटिव। में एसएमई में हमने बोला है कि पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 25 सीआर होना चाहिए। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 आउट ऑफ 3 इयर्स वो 1 सीआर होना चाहिए। पॉजिटिव नेटवर्थ एंड पॉजिटिव एफसीएफई। प्री इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, दोनों में ही कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टर एलोकेशन दोनों में सेम है। पोस्ट लिस्टिंग डिस्क्लोजर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है मेन बोर्ड में। मेन बोर्ड में आपको क्वार्टरली करना पड़ता है, वेयर एज आपको एसएमई के लिए आपको हाफ ईयरली करना पड़ता है। ट्रेडिंग पैरामीटर मिनिमम इज 1000, मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज 15,000। इधर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 गुना ज्यादा है। इधर में मिनिमम एप्लीकेशन साइज है 1 लाख। सो फॉर इन्वेस्टर जो बैठे हो एसएमई के लिए, बी केयरफुल। इधर में 1 लाख रुपया आपको लगाना पड़ता है, जो मेन बोर्ड के लिए 15,000 है, तो 6 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब सिंपल है, रिस्क बहुत ज्यादा है एसएमई में। तो एसएमई मार्केट सबके लिए नहीं है, ना इन्वेस्टर्स के लिए, एंड नंबर 2 ना कंपनी के लिए, क्योंकि इधर में आपका 26.25% इक्विटी डायलूट होता है। इसका मतलब आपको ओनरशिप पब्लिक को देना पड़ता है 26.25%। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मैंने बताया, मिनिमम 50 एलोटीज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डीआरएचपी सेम, ओनली एक्सचेंज ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब ये है, डीआरएचपी स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसको हमने शॉर्ट में ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएमई का क्या होता है, एसएमई का डीआरएचपी सेबी में नहीं जाता है, तो इसका मतलब टाइम थोड़ा कम लगता है। वेरएज मेन बोर्ड का एसएमई में, सॉरी मेन बोर्ड का एसएमई आपका सेबी में भी जाता है एंड एक्सचेंज में जाता है। देन 100% अंडरराइटिंग होता है, डायल्यूशन एटलीस्ट 25%, जैसे मैंने बताया। पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंसेस, इसमें सब कुछ हाफ ईयरली है, क्वार्टरली कुछ नहीं है। माइग्रेशन का क्राइटेरिया मैंने बताया, फिर से 3 साल रहना चाहिए, 25 सीआर आपका नेटवर्थ होना चाहिए, एंड 1000 शेयर होल्डर। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टर्स मिनिमम 1 लाख, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका एप्लीकेशन साइज 1 लाख, ट्रेडिंग भी 1 लाख का ऊपर है, एंड नॉमिनेटेड इन्वेस्टर्स कैन सपोर्ट द अंडरराइटिंग इन मार्केट मेकिंग। नाउ हाउ अ कंपनी कैन लिस्ट इन एनएससी एमर्ज? बहुत सारे क्वेश्चन लोगों का क्वेश्चन है, हम कैसे जाने, हमको उतना मालूम नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटिटी रोल प्ले करते हैं, उसका नाम है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर आपका जो डीआरएचपी है, जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, जो बाइबल है, जो भी बोलो, वो बनाता है आपके साथ। एक्सचेंज का इसमें कोई रोल नहीं है, ना एक्सचेंज आपको सजेस्ट कर सकता है कौन मर्चेंट बैंकर लो, कौन हो। ये सेबी का वेबसाइट में मिलता है,
तो आप आराम से जाके वो ढूंढ सकते हो कौन है मर्चेंट बैंकर। तो इंटरेक्शन विद एनएससी टीम होता है, चाहे प्रोमोटर, मेरे एनएससी बीकेसी हेड ऑफिस में बहुत सारे प्रोमोटर्स आते हैं, कभी मर्चेंट बैंकर आते हैं कंपनी को लेके क्या क्या है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज मतलब मर्चेंट बैंकर आपके तरफ से आगे इंटरमीडियरीज है, बट उतना दिमाग लगाने वाला नहीं है प्रोमोटर को। प्रोमोटर को जो दिमाग लगाने वाला चीज है वो मर्चेंट बैंकर का है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट मैंने बताया। इसमें देखिए, इसमें एनएसी का रोल या कोई एक्सचेंज का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। उसके बाद फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद एनएसी, मतलब स्टेप 4 में एक्सचेंज आ रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कहां पर एक्सचेंज नहीं है, इट्स ओनली प्रोमोटर एंड इंटरमीडियरीज एंड अदर पर्सन। उसके बाद स्टेप 5, एनएससी टीम वर्किंग विद ड्यू डिलिजेंस, मैंने बताया जो रेगुलेटरी लोग हैं जो बैकग्राउंड में रहते हैं वो लोग देखेंगे आपका। उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे। ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल कितना टाइम लगता है, लोगों का क्वेश्चन जनरली रहता है स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 का जो भी है, जनरली इट कम्स जब आप फाइल करते हो और तब तक जब आप इनिशिएट करते हो, इट्स मिनिमम 5 to 6 months। तो 5 to 6 months आपको रखना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट उसमें कुछ मशीन्स वगैरह खरीदना है तो कोटेशन भी आपको उतना तरफ में एप्लीकेबल रहना है कि 6-7 महीना कोटेशन कुछ मशीन्स का अगर रखना है तो आपको वो रखना चाहिए। एंड देन लास्ट में लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग का पूरा चीज एनएससी के ऊपर है या एक्सचेंज के ऊपर है। क्या पेन है क्या गेन है, आप बेसिकली जो सबसे बड़ा पेन लोगों को लगता है कि 26.25% मेरा ओनरशिप चला जाता है। यस, ये जरूरत है और ये चला भी जाता है क्योंकि ये 1 लाख मिनिमम आपका एप्लीकेशन साइज है। बट आपका क्या गेन है, ग्रेटर विजिबिलिटी है, मेन बोर्ड में जाने का 3 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिलता है, ग्रेटर वैल्यूएशन मिलता है, आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और आपका आप में डिसिप्लिन आता है क्योंकि हर 6 महीने के बाद आपका फिनेंशियल्स आप पब्लिश करते हो। प्राइवेट में ऐसा कोई नौबत नहीं है। ये लिस्टेड चार्ट है, दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जब से हमने ये एमर्ज प्लेटफॉर्म चालू किया है तब का लाइन ग्राफ है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ पैसा कितना कंपनी ने उठाया है उसका ऊपर है। तो अभी देख रहे हो कि 9 महीना में ही लास्ट ईयर का जो 12 महीने का है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और अभी भी 3 महीना बाकी है। सो बाय द टाइम मार्च खत्म होगा तो ये ग्राफ लास्ट वाला और ऊपर चला जाएगा। अभी एज ऑन December 31 140 कंपनी ने लिस्टेड हुआ है। लास्ट ईयर में 138 ऐसा था, बट इस ईयर में 140 कंपनीज ने क्लोज टू 6,000 करोड़ मनी रेस कर दिया है एंड ओवरऑल लिटिल मोर देन 15,638 सीआर तक मनी हमने रेस कर दिया जो फर्स्ट स्लाइड में था। दिस इज अ बेसिकली ये लिक्विड सेगमेंट है, बट इसके ऊपर जरूर लास्ट लाइन में मैं इसके ऊपर जरूर आऊंगा, टेबल का लास्ट लाइन में। अब देखो एवरेज सब्सक्रिप्शन टाइम्स 258.52 whereas in मेन बोर्ड इज 63 टाइम्स। इसका मतलब आप 1 लाख भी कर रहे हो फिर भी 258 टाइम्स जो आपका रिक्वायरमेंट है उससे भी 258 टाइम्स लोगों ने ज्यादा दिया है। इसका मतलब आपको जो मिलने वाला है चांसेस ऑफ गेटिंग इज वेरी 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 लेस कंपेयर्ड टू मेन बोर्ड, इसीलिए बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। 258 के साथ 68 क्लोज टू 4 टाइम्स। ये क्या है कि लोग पूछते रहते हैं कि ये वेंचर कैपिटल या प्राइवेट जो इक्विटी है इससे क्यों ये बेसिकली ऑल्टरनेट है। मैं जल्दी इसमें रन थ्रू करूंगा क्योंकि दिस जो पब्लिक मार्केट है रिमेन्स कंपनी के पास रहता है क्योंकि 73.75% आपके पास रहता है, 26.25 आप पब्लिक को देते हो। एंड देन ये हायर विजिबिलिटी है और एग्जिट ऑफ पी एंड वीसी का बहुत इजी हो जाता है। पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट इक्विटी, वीसी स्टैंड्स फॉर वेंचर कैपिटल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे आईपीओ होता है ये लोग चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। एसएमई जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर रहते हैं, कोई कोई पूछते हैं, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्मली इतना हमें इंसेंटिव दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एसएमई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसके ऊपर कोई अमाउंट इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ऑलरेडी फाइनेंशियल असिस्टेंट 250 एसएमई को दिया हुआ है। ये सब स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग का एमओयू साइंड है, तो उसके साथ हम लोग बेसिकली कोई इवेंट करते हैं। तो जैसे ये इवेंट हुआ, बहुत सारे इवेंट रहते हैं। ये एक इंडेक्स है
एनएससी का, तो बेसिकली ये इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है, अनलाइक निफ्टी ये ट्रेड नहीं होता है, ये सिर्फ बताता है कितना एक्टिव स्टॉक है जो ओवरऑल ट्रेडिंग होता है। आज के तारीख में देखो कैपिटल गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग है, सिंपल है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैपिटल गुड्स है, वो लगभग 1/4 का है। गार्डरेल्स टू केप्ट माइंड इन द इन्वेस्टमेंट, मैं बहुत बार बोलते आ रहा हूं ये क्या क्या चीज है। स्टॉक लिस्टेड इन एनएससी एमर्ज टेंड टू बी हायर वोलेटिलिटी एज कंपेयर्ड टू मेन बोर्ड, क्योंकि 1 ईयर जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो एनएससी में 19.45% है। इसका मतलब है कि कितना ऊपर गया है एनएससी का, वेरएज जो निफ्टी 50 है वो 13.42 है। अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट डाउन जाता है वो भी, इसका मतलब वो भी ये है कि 19% डाउन भी जा सकता है। जो मेन बोर्ड कंपनीज है वो 13% तक सिमट गया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 1 लाख, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, और इधर में 15,000 है, सो लिटिल मोर देन 6 टाइम्स है। एनालिस्ट कवरेज जो लोग करते हैं एसएमई का स्टॉक्स बहुत कम है, ये ग्रोथ कैपिटल के लिए है, ये वर्किंग कैपिटल सिर्फ ये के लिए नहीं है। रिसेंटली मैंने एक देखा है कि बीएससी का एक इशू आ रहा है विथ 1.92 सीआर, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी 26.25% देके 1.92 सीआर ले रहा है, विच कैन बी आराम से टेकन फ्रॉम अ बैंक्स। देन हायर ओवर सब्सक्रिप्शन, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था 258, वो नंबर आप याद कीजिए। फॉर्मली रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट प्रीमियम ऑन लिस्टिंग डे प्राइस, इसका मतलब लिस्टिंग डे में बहुत सारे प्रीमियम होता है विच मे नॉट बी रिफ्लेक्ट ऑन द फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। इसका मतलब कि उस स्टॉक का फंडामेंटल्स उतना स्ट्रांग नहीं है, बट लिस्टिंग डे में वो प्रीमियम हो जाता है। इंटेंसिव रिसर्च इज सॉलिसिटेड, आपको बहुत अच्छी तरह रिसर्च करना पड़ेगा अगर इसमें कोई इन्वेस्टर्स हैं तो, बिफोर इन्वेस्टिंग कंसीडरिंग द हाई बीटा। वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको ऊपर ये हाई बीटा जाता है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है मार्केट से भी वो ऊपर जाता है, बट मार्केट अगर डाउन होता है ये मार्केट से ज्यादा डाउन होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरी हाई बीटा। लोगों को अपसाइड अच्छा लगता है, ऊपर जाना अच्छा लगता है, जब मार्केट नीचे जाता है तब लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये एसएमई में सबसे ज्यादा होता है। देन हाई वॉलेटिलिटी है जैसे मैंने बताया, एंड लेस लिक्विड, उतना लिक्विड नहीं है मार्केट मेन बोर्ड की। थैंक यू वेरी मच।